बच्चों इस लेक्चर में मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के नोट्स तैयार करने के लिए। बच्चों मेरा नाम मुकेश कुमार है और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स। तो बच्चों चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों जब कभी भी आप हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा हुआ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक जरूर करती होगी कि ये हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई बॉन्ड है। तो बच्चों इसी बात पे हम डिस्कशन करते हैं और पता करते हैं क्या ये बात सही है, क्या ये हाइड्रोजन से रिलेटेड ही कोई बॉन्ड है। बच्चों जब कभी भी हाइड्रोजन एटम किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है तो ऐसा परमाणु किसी दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ एक कमजोर बंध बनाने के लिए रेडी होता है। कमजोर बंध यानी कि दुर्बल बंध बनाने के लिए रेडी रहता है। अब ये किस तरह से रेडी रहता है, कैसे ये कमजोर बंध बनाता है, इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने मान लिया कि ये हाइड्रोजन परमाणु है और ये किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु, कोई भी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु मान लेते हैं। यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ कि दूसरा एक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु ए है और ये ए के साथ एक सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। बच्चों जब एक सहसंयोजक बंध बनता है तो वो दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है, बराबर की शेयरिंग से बनता है। मैंने यहाँ पर एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है तो इसका मतलब है कि ये H एटम के एक इलेक्ट्रॉन और A एटम के एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। अब बच्चों यहाँ बात आती है कि ये A परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय है। कैसा है बच्चों? प्रबल ऋण विद्युतीय है। तो बच्चों ये प्रबल ऋण विद्युतीय होने की वजह से क्या करेगा? प्रबल ऋण विद्युतीय होने की वजह से ये जो बीच में सहसंयोजक बॉन्ड बना है, इस सहसंयोजक बॉन्ड को बनाने में जो इलेक्ट्रॉन पेयर बना है दोनों की एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो ठीक बीचों बीच रहना चाहिए इन दोनों एटम के, वो ए एटम की तरफ विस्थापित हो जाएगा, थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा? ए परमाणु पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और H परमाणु पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। अब बच्चों देखो क्या तस्वीर बनी है, क्या पिक्चर बनी है। H परमाणु पर आ गया आंशिक धनावेश और A परमाणु पर आ गया आंशिक ऋणावेश। बच्चों जहां कहीं भी हाइड्रोजन एटम इस कंडीशन में आपको मिल जाए, जहां कहीं भी मिल जाए केमिस्ट्री में, तो वो हाइड्रोजन एटम एक दुर्बल बंध बनाने के लिए रेडी रहता है, बशर्ते उसके पास कोई दूसरा प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु आए, उसके पास कोई दूसरा प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु आए। मैं यहां सपोज कर लेता हूं कि दूसरा प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु बी है जो इसके पास में आ रहा है या आया है। ये दूसरा प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु मैंने मान लिया बी। तो ऐसी कंडीशन में ये हाइड्रोजन एटम जिस पर आंशिक धनावेश है, ये तुरंत ही स्थिर वैद्युत बल के द्वारा इससे अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होकर के एक दुर्बल बंध बनाता है और दुर्बल बंध बना करके ये जो दूसरा प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु आया है उससे जुड़ जाता है। अब चूंकि ये जो बंध बनाता है ये दुर्बल बंध होता है, तो दुर्बलता को प्रदर्शित करने के लिए इस दुर्बल बंध को हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। डॉटेड लाइनों से इसको प्रदर्शित किया जाता है और इसी डॉटेड लाइन वाले बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन एटम ही बना रहा है और ये एक बहुत ही दुर्बल बंध है और इसका जो नेचर है, इसका नेचर है स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत इसका नेचर है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये एक अट्रैक्शन फोर्स है। ये एक अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है
आकर्षण बल है, और चूंकि ये वीक अट्रैक्शन फोर्स है इस वजह से ये बॉन्ड कैसा होता है, दुर्बल होता है। अब चूंकि ये हाइड्रोजन बनाता है इसलिए इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों इसको अब जब डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वह दुर्बल बंध, वह दुर्बल बंध, वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड। वह दुर्बल बंध जो एक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ बनाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, वह दुर्बल बंध जो एक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ बनाता है हाइड्रोजन बंध कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। और बच्चों यह प्रक्रिया, प्रोसेस, और यह प्रक्रिया हाइड्रोजन बंधन कहलाती है। और यह प्रक्रिया बच्चों हाइड्रोजन बंधन कहलाती है। हाइड्रोजन बंधन बच्चों इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बच्चों ये एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कहीं कहीं पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा मिल जाता है, कहीं कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा मिल जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों को एक ही बात समझते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बनता है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बनता है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक प्रोसेस है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स है। और किस तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। तो बच्चों ये आप डेफिनेशन अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लें। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, पता करते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कोवैलेंट बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब यहाँ पर हम जरा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ किस तरह से रहती है। जो जैसा कि बच्चों पहले से आपको मैं बता चुका हूँ कि ये एक दुर्बल बंध है, ये एक दुर्बल बंध है, ये एक वीक बॉन्ड है। तो जाहिर सी बात है कि ये इस कोवैलेंट बॉन्ड की तुलना में बहुत कैसा है, वीक है। अब अगर हम ये देखें कि इन दोनों बॉन्डों का कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने पर हमें डायरेक्टली ये बात तो पता ही चल जाती है कि ये जो बॉन्ड है, पहले से जो बॉन्ड बना है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा है। तो बच्चों ये ठीक बात है कि इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इस हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा रहती है। मान लेते हैं कि ये बॉन्ड X है, इस बॉन्ड का नाम मैंने मान लिया X और इस बॉन्ड का नाम मान लिया Y। तो बच्चों कंडीशन क्या रहती है, इसको नोट करेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ X, बॉन्ड एनर्जी ऑफ X इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y,
बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई। मतलब कहने का मतलब है कि बॉन्ड एनर्जी जो X की होती है वो Y बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा रहती है। इसी वजह से कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब बच्चों ये जो कंडीशन है ये ज्यादातर ये कंडीशन फॉलो होती है, ज्यादातर ये 99.99% ये बात सही है। लेकिन एक ऐसा केस आता है जहां पर X की बॉन्ड एनर्जी जो है, X की जो बॉन्ड एनर्जी है वो Y बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी के इक्वल हो जाती है। इसको ध्यान में रखेंगे बच्चों। जो हाइड्रोजन फ्लोराइड आयन होता है HF2-, ये इस हाइड्रोजन फ्लोराइड आयन में हाइड्रोजन फ्लोराइड अणु FH और फ्लोराइड आयन F-, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये प्रबल दृढ़ विद्युतीय परमाणु फ्लोरीन से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है और इसके पास में जो फ्लोराइड आयन आ रहा है ये भी प्रबल ऋण विद्युतीय है। तो ये हाइड्रोजन एटम तुरंत इसके साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। बच्चों जब इन दोनों बॉन्डों की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट की गई, दोनों की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट की गई, तो इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी आई बच्चों 200 किलो जूल पर मोल। और इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी आई? 200 किलो जूल पर मोल। 200 किलो जूल पर मोल। तो पाया गया कि इन दोनों बॉन्डों की बॉन्ड एनर्जी इक्वल है। जबकि ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इस केस में इस बॉन्ड की कोवैलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से इक्वल रहती है। इसको ध्यान रखेंगे बच्चों, ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से ग्रेटर रहती है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशंस क्या हैं, कि कौन कौन से एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ये जानते हैं। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की 3 कंडीशन है। केवल वही परमाणु हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइयर हो, उच्च हो, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जिनकी परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी हो। तीसरी कंडीशन जिनके पास लोन पेयर हो, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। तो इनको राइट डाउन करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी हो, बहुत छोटी हो। तीसरी कंडीशन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको बच्चों एलपी कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। तो ऐसे परमाणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी चाहिए? विद्युत ऋणात्मकता उच्च होनी चाहिए, परमाणु त्रिज्या छोटी होनी चाहिए और उनके पास क्या होना चाहिए? एलपी होना चाहिए। बच्चों इसके लिए एक वर्ड आप याद रखेंगे, फोन याद रखेंगे। फोन मींस फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 3 परमाणु ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये तीनों परमाणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इनको फोन वर्ड से आप याद रखेंगे। फोन याद रखेंगे तो तीनों एटम आपको याद बने रहेंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बच्चों हाइड्रोजन फ्लोराइड के अणु जो होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। कैसे देखते हैं बच्चों? हाइड्रोजन फ्लोराइड FH, यहां पर देखिए बच्चों फ्लोरीन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है जो कि एक प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और अगर अब इसके पास दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड अणु आ जाए, FH आ जाए, तो ये हाइड्रोजन एटम तुरंत इसके साथ एक वीक बॉन्ड बना लेगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अब इसके पास एक दूसरा और हाइड्रोजन फ्लोराइड अणु आ जाए तो ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा।
फिर एक और आ जाए, तो इस तरह से हाइड्रोजन फ्लोराइड जो अणु हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी तरह से बच्चों जब हम वाटर को देखते हैं, वाटर जिसका मोलिकुलर फार्मूला होता है H2O, इसको ध्यान से देखो बच्चों, इसको इस तरह से लिख रहे हैं H2O। अब वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं ये यहाँ पे आप समझें, H2O इस तरह से आप इनको लिख लो और इसके बाद आप पाएंगे कि ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। देखिए ये हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। इसके साथ यह हाइड्रोजन एटम सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है और इसके पास में एक दूसरा आ गया प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन, तो ये इसके साथ तुरंत बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह से ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कहने का मतलब है कि पानी में H2O अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर जुड़े रहते हैं। अब बच्चों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अमोनिया का। एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब इसके बाद NH3 को आपने देखा, NH3 को बच्चों ऐसे लिखेंगे, एक नाइट्रोजन एटम है जिससे 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं इस तरह से। पहला अमोनिया का मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल इस ढंग से आप लिख लें तो आप पाएंगे कि ये सब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे। आप ध्यान से देखिए कि ये हाइड्रोजन एटम कोवैलेंट बॉन्ड से इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये नाइट्रोजन, मैंने जो वर्ड आपको बताया फोन के थ्रू ये नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन में रहता है, बशर्ते कि इसके पास दूसरा प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व आ जाए। तो देखिए इस हाइड्रोजन के पास ये नाइट्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और इसी तरह से सारे अमोनिया के अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ जाएंगे। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से परमाणु बना सकते हैं। एक बार फिर इसको रिकॉल करिए। फोन वर्ड याद रखिए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणु ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी होनी चाहिए, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होनी चाहिए और उसके पास Lp होना चाहिए, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ किस तरह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, किस तरह से पता करेंगे कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो बच्चों इसके लिए पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ए एटम है जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक है, हाइड्रोजन एटम उससे कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, इसके पास में एक दूसरा प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व भी आ गया और तो हाइड्रोजन इसके साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पर 2 प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन है, ए और बी, और ये बीच में क्या बना था, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बना था बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है बच्चों, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। किस तरह से, देखिए बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मींस अनुक्रमानुपाती होती है। ए परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रबलता बढ़ेगी। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ रेसिप्रोकल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि बी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अगर बढ़ेगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रबलता घटेगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चों। जैसे अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन फ्लोराइड FH करके बताया था, FH ये आपको मैंने बताया था कि इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड में सारे हाइड्रोजन फ्लोराइड अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फिर मैंने आपको वाटर का एग्जाम्पल समझाया
HOH, ये आपको वाटर मॉलिक्यूल, मैंने आपको बताए थे कि वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। फिर मैंने थर्ड एग्जांपल में आपको बता दिया NH3 बताया कि NH3 अमोनिया अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए जुड़े रहते हैं। कौन? NH3 मॉलिक्यूल यानी कि अमोनिया अणु। अब आपके सामने एक क्वेश्चन इस तरह से अगर आ जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, किसकी प्रबलता ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर A एटम F है, वाटर के मॉलिक्यूल में A एटम O है, NH3 के केस में A एटम N है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो A एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर तीनों जो एटम आए हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसमें आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता F की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की और सबसे कम नाइट्रोजन की। तो इसके अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन बॉन्ड जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इन तीनों में वो A की ज़्यादा होगी, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ इन दोनों से ज़्यादा होगी, और इससे कम वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसकी होगी, और सबसे कम किसकी होगी? NH3 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? ए फर्स्ट की है, फिर इसके बाद सेकंड की है और सबसे कम थर्ड की है। तो बच्चों इससे हम पता कर लेंगे कि कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा शक्तिशाली और कहाँ पर वीक है। अब बच्चों अगर दूसरी तरह इसका एक और क्वेश्चन आ जाए आपके सामने और आपसे पूछ दिया जाए, देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैं आपको दे दूँ OH और यहाँ बना दूँ हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर दे दूँ OH और यहाँ बना दूँ हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आपको मैं दे दूँ NH और यहाँ दे दूँ N, फिर NH और यहाँ आपको दे दूँ ऑक्सीजन, और आपसे पूछूं, तीन ऑप्शन ये बना दूं और आपसे पूछूं कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप फिर हमारे इस फार्मूले का यूज करेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ B एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रेसिप्रोकल होती है, यानी कि जो B एटम होता है, जो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसकी जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम A एटम को ध्यान में रखें। पहले A एटम से ये पता करें कि कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो A एटम A और B वाले केस में ऑक्सीजन है और C और D वाले केस में नाइट्रोजन है। तो A और B वाले केस में जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इट मीन्स A और B में से ही कोई ऑप्शन सही होगा, C और D वाले ऑप्शन नहीं सही होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन से कम होती है। अब A और B में हमें सिलेक्शन करना है, तो A और B ऑप्शन में हम सेकंड राइट हैंड साइड वाले एटम को देखेंगे कि इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जिसकी ज़्यादा होगी वो वीक होगा और जिसकी कम होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन वाला ये बॉन्ड कैसा होगा? वीक होगा। फ्लोरीन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा। कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? ऑक्सीजन वाला। तो ऐसे केस में सही हमारा ऑप्शन है A, OHO। तो इस तरह से आप इन दोनों फार्मूलों का यूज करते हुए हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो वीक बॉन्ड है वो कितना वीक है, उसकी अदर बॉन्ड से कंपैरिजन करते हैं और पता करते हैं कि किस नंबर पे आ रहा है। अगर हमें स्ट्रेंथ ऑर्डर पूछा जाए, स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्डों का स्ट्रेंथ ऑर्डर किस तरह से हम होता है ये जान लीजिए। देखिए बच्चों, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। सबसे स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि बच्चों इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 600 से लेकर के 1500, 600 से लेके 1500
किलो जूल पर मोल तक होती है। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 600 किलो जूल पर मोल से लेकर के 1500 किलो जूल पर मोल तक एनर्जी की रिक्वायर रहती है। इससे वीक बॉन्ड होता है बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 150 किलो जूल से लेकर के 400 किलो जूल पर मोल तक एनर्जी की रिक्वायर होती है। इसके बाद बच्चों नंबर आता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड इस नंबर पे आता है और इसको ब्रेक करने के लिए 8 से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायर रहती है। और लास्ट नंबर पे आता है बच्चों वान डर वाल्स फोर्स। लास्ट नंबर पे आता है वान डर वाल्स फोर्स। इस वान डर वाल्स फोर्स को ब्रेक करने के लिए बच्चों 0.4 से लेकर के 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायर रहती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड वीक है और उनका ऑर्डर क्या है। अब बच्चों देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप पता करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप का होता है। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है। पहला इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा बच्चों होता है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चों इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए। इंट्रा सारा कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होता है। इंटर जैसे बच्चों साधारण सोसाइटी में बोलचाल में कहते हैं इंटरकास्ट। इंटरकास्ट साधारण आपने देखा होगा कि बोलचाल में कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज या इंटरकास्ट व्यवस्था। तो इंटर जहां पर वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि डिफरेंट चीजें हो रही हैं। डिफरेंट चीजें मतलब एक ग्रुप से आप दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं, एक समूह से दूसरे समूह में जा रहे हैं। और इंट्रा का मतलब उसी ग्रुप में आप रहेंगे, उसी ग्रुप में रहेंगे। अंतरजातीय स्वजाति जैसे मैरिज में आप देखते हो कहा जाता है अंतरजातीय मैरिज और स्वजाति, तो इसको आप इंटरकास्ट मैरिज वर्ड से अपने माइंड में ध्यान में रखेंगे। और इसको इंट्राकास्ट मैरिज स्वजाति है बच्चों, ये अंतरजातीय मैरिज है। इंटरकास्ट और ये इंट्राकास्ट ऐसे ध्यान में रखेंगे। अब बच्चों ये क्यों हम इसका क्यों मतलब इतना ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। इंट्रा दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। तो बच्चों इंटरमोलिकुलर का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक अणुओं के परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यानी कि अंतरा आणविक इसको बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं बच्चों अंतः आणविक। बच्चों बहुत ध्यान से इस चीज को समझो। इंटरमोलिकुलर मीन्स अंतरा आणविक, इंट्रामोलिकुलर मीन्स अंतःआण्विक। इसका संबंध 2 या 2 से अधिक अणुओं से है, इसका संबंध एक ही अणु से है। इसका संबंध 2 या 2 से अधिक अणुओं से है, इसका संबंध एक ही अणु से है। ठीक, अब बच्चों इनको डिफाइन करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अणुओं के परमाणुओं के बीच में, जब 2 या 2 से अधिक अणुओं के परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतराआण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेस कहलाती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पे आ जाइए। जब एक ही अणु मतलब अणु चेंज नहीं होगा, जब एक ही अणु के परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। बच्चों बॉन्डिंग जहां पर भी आए
तो उसका मतलब है प्रोसेस से, प्रक्रिया से। और बॉन्ड क्या है, फिर मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, बॉन्ड का मतलब है अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो बच्चों दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। इसका मतलब है दो या दो से अधिक अणुओं के परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना। इसका मतलब है एक ही अणु के परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना। अब इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं, समझते हैं इनको। सबसे पहले बच्चों देखते हैं इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें बच्चों जैसा कि मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन में, जब डेफिनेशन लिख लीजिए, जब दो या दो से अधिक अणुओं के परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसे अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। तो बच्चों अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। अभी मैंने आपको वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दिया था, तो जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो क्या है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध है। और बच्चों यह है समान और असमान अणुओं के मध्य भी बनता है। यह समान और असमान अणुओं के मध्य भी बनता है। सबसे पहले वाटर का एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। वाटर में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, इस तरह से आप राइट डाउन कर लें। मैं वाटर के मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, तो आपको पता चलता है कि इन सारे वाटर के मॉलिक्यूल में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ऑक्सीजन से अटैच है कोवैलेंट बॉन्ड से, और ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो जाते हैं और इस तरह से आगे के अणु भी जुड़ते चले जाते हैं। वाटर में देखा, एल्कोहल को देख लो, एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम इस तरह से लिखते हैं ROH। एल्कोहल का जर्नल फार्मूला ROH, ये एल्कोहल का जर्नल फार्मूला होता है। इसको इस तरह से हम राइट डाउन करेंगे, ROH। आप देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, चूंकि यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है और इसके पास में ऑक्सीजन है, तो यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। अब बच्चों मैंने ये कहा कि असमान अणुओं के बीच में ही बनता है। असमान अणु देख लेते हैं हम, वाटर और एल्कोहल को ले लेते हैं, वाटर एंड एल्कोहल्स। देखो बच्चों, जब एल्कोहल को पानी में घोला जाता है तो एल्कोहल के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और उसमें घुल जाते हैं। कैसे बच्चों देखते हैं, HOH
ROH, एक वाटर एक अल्कोहल, HOH, ROH, HOH। आप देख पा रहे हैं कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल अल्कोहल के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो आप देख रहे हैं कि समान अणुओं के बीच में भी बनता है और असमान अणुओं के बीच में भी बनता है। शर्त यह है कि 2 या 2 से अधिक अणु चाहिए, 2 या 2 से अधिक अणु चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों इसका। ठीक, अब इसके कुछ स्पेशल केस मैं आपको बताता हूं जो आप आगे पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला होता है बच्चों RC। इसको इस तरह से भी लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिखते हैं RCOOH। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से लिखते हैं बच्चों। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो अणु हैं ये डाइमर फॉर्म में रहते हैं, मतलब 2-2 अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ जाते हैं, जिसको हम डाइमर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइमर फॉर्म। देखो किस तरह से रहते हैं बच्चों, R। अब देखो बच्चों, इसके पास जब दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल आएगा, देखो इस तरह से, देखिए बच्चों, ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये ऊपर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, नीचे ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसको बच्चों डाइमर कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का डाइमर है और ये प्रोसेस कहलाती है डाइमीराइजेशन। डाइमीराइजेशन। इसी तरह से बच्चों एक होता है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, जिसका बच्चों फार्मूला होता है H3BO3, H3BO3। ये भी बच्चों डाइमर बनाता है। इसके भी 2 अणु आपस में मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और जुड़ जाते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये जैसे मैंने कहा, ये हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH का होल ट्वाइस इस फॉर्म में रहता है, सिंगल नहीं रहता है। 2 अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ के रहते हैं, डाइमर बना के रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बोरिक एसिड जो है, इसमें भी 2 अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और ये भी हमेशा डाइमर फॉर्म में रहते हैं, H3BO3 का होल ट्वाइस इस फॉर्म में रहते हैं बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल। यहाँ बच्चों HOBOHOH। अब दूसरा मॉलिक्यूल OH, यहाँ इस तरह से दूसरा मॉलिक्यूल रहता है। ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो आपने देखा कि बोरिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसको बच्चों डाइमर कहते हैं और ये प्रोसेस कहलाती है डाइमीराइजेशन। तो मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 अणु जो हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इस वजह से कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु डाइमर फॉर्म में रहते हैं। इसी तरह से बोरिक अम्ल के 2 अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए बोरिक अम्ल के अणु भी डाइमर फॉर्म में रहते हैं, हमेशा इस फॉर्म में रहते हैं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पे, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पे आते हैं। इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों इसमें मैंने आपको बता दिया है, जब डिफाइन करते हैं इसको, जब एक ही अणु में,
परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है तब इसे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और इस प्रक्रिया को अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। बच्चों इसके एग्जाम्पल से इसको भी क्लियर करते हैं। बच्चों इसको समझने के लिए थोड़ा बेंजीन रिंग में आना पड़ेगा। 11th के हो, अभी बेंजीन रिंग से इंट्रोड्यूस नहीं हो, जरा मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको बेंजीन रिंग से। बच्चों जो बेंजीन रिंग होती है उसमें इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। बेंजीन रिंग है बच्चों 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कॉर्नर होते हैं और अल्टरनेट इसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। इसके आगे बाद में डिटेल में बच्चों डिस्कशन करेंगे, अभी बस इतना समझ लो जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बच्चों बेंजीन है। ये बेंजीन है जिसका फार्मूला होता है बच्चों C6H6। प्रत्येक कोने पे एक एक कार्बन है, प्रत्येक कोने पे एक एक कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन है जो बनाया नहीं जाता है। एक एक कार्बन है, एक एक हाइड्रोजन है, इस तरह से व्यवस्था रहती है। इसे ऐसे ही बच्चों बना लेते हैं। ये अंडरस्टूड रहता है कि प्रत्येक कोने पे एक एक कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन है, चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब बच्चों देखिए, ये अगर पोजीशन हम पहली पोजीशन इसकी कंटेन करें, मान के चलें, तो ये पोजीशन बच्चों कहलाती है आर्थो, ये आर्थो कहलाती है। और इस पोजीशन को मेटा कहते हैं और इस पोजीशन को पैरा कहते हैं। पैरा कहते हैं। इसके पैरेलल पोजीशन ये है, इसको भी आर्थो कहा जाता है। इसके पैरेलल ये है, इसको भी मेटा कहा जाता है, मेटा। अब इनके शॉर्ट सिंबल हैं बच्चों। आर्थो के लिए सिर्फ O बनाते हैं, मेटा के लिए सिर्फ बच्चों M बनाते हैं, मेटा के लिए केवल M बनाते हैं और पैरा के लिए केवल P बनाते हैं। ठीक। अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि अगर कोई नया आने वाला ग्रुप आर्थो पे जुड़ गया तो आर्थो प्रोडक्ट मिलता है, मेटा पे जुड़ गया तो मेटा प्रोडक्ट बनता है। वो सब चीज़ें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। यहाँ पर इतने से आपका काम चल जाएगा। मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो बच्चों, मैंने ये बेंजीन रिंग बनाई और इसमें यहाँ पे जोड़ दिया OH, तो बच्चों ये हो गया फिनोल, ये हो गया बच्चों फिनोल। ये फिनोल का फार्मूला है। अब बच्चों ये पोजीशन आर्थो है, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया NO2, तो बच्चों इसका नाम हो गया आर्थो नाइट्रोफिनोल। अब बच्चों इस आर्थो नाइट्रोफिनोल में ध्यान से देखो होता क्या है। ये तो फार्मूला है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरा इसकी चेक करते हैं बच्चों। OH को हम ऐसे लिख लेंगे, नाइट्रो को N 2 O बने हुए हैं, तो यहाँ पे एक O डबल बॉन्ड से और एक O सिंगल बॉन्ड से। अब बच्चों देखो, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। ये हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जो कि प्रबल ऋण विद्युतीय है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और इस हाइड्रोजन के पास दूसरा ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चों देखो, एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कहा जाता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किसके अंदर बना? आर्थो नाइट्रोफिनोल। अब बच्चों दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जोड़ दिया मैंने OH और यहाँ जोड़ दिया CHO।
इसका नाम है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ ये CHO सुपर ग्रुप होता है OH से, तब अब CHO की कंडीशन में इसको पहली पोजीशन मानते हैं, तो इसके सापेक्ष ये जाएगी आर्थो पोजीशन, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी। CHO जुड़ा होने पर बेंजीन रिंग में जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है बेंजएल्डिहाइड, तो बच्चों इसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजएल्डिहाइड। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को जरा चेक करते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की चेकिंग करते हैं OH। अब इसको देखो बच्चों, CHO को कैसे लिखते हैं, CHO CHO CHO, इस तरह से बच्चों CHO को लिखा जाता है। अब यहाँ पर भी बच्चों इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन की डिस्टेंस बहुत कम होती है, जिस वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से बच्चों आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजएल्डिहाइड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये भी अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसका बच्चों दूसरा नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड, इसका नाम है बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि एक ही अणु के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो वो कहलाता है अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये प्रोसेस कहलाती है अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि बंधन। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक बच्चों, साफ करते हैं इसको। अब बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड के इफेक्ट पढ़ेंगे, इसके इफेक्ट क्या है। इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो पहला इफेक्ट पढ़ेंगे जल में विलेयता, वाटर में सोलूबिलिटी, वाटर में सोलूबिलिटी। बच्चों ऐसे सारे यौगिक जिनके अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो सब जल में विलय होते हैं, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं, सोलूबल होते हैं। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं, अल्कोहल से समझते हैं इसको। देखिए बच्चों, जब अल्कोहल को वाटर में मिलाते हैं तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल, अल्कोहल का फार्मूला मैं बता चुका हूँ, जनरल फार्मूला है ROH। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल को लेते हैं ROH, वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं HOH, फिर अल्कोहल का लेते हैं ROH। अभी बच्चों मैं समझा चुका हूँ कुछ समय पहले आपको इसे, तो इस तरह से इसके मॉलिक्यूल आप क्रम से ले लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा, कंटिन्यू ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे यौगिक जिनके अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो जल में विलय होते हैं, वो जल में विलय होते हैं। जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिक जल में विलय होते हैं, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, जल में विलय होते हैं। ठीक, अब इसके बाद बच्चों आता है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, क्वथनांक जिसको कहते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तब देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की स्थिति में, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की स्थिति में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगर अणुओं के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, आवर्त सारणी में जो ग्रुप है आपका, ग्रुप नंबर 16 को देखते हैं। 16 ग्रुप में कौन कौन है इसको समझो, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। पोलोनियम को छोड़ देते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब देखिए बच्चों, ये सारे जो एलिमेंट हैं ये सब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं।
ये देखो ऑक्सीजन क्या बनाता है, H2O बनाता है। सल्फर क्या बनाता है, H2S बनाता है। सेलेनियम क्या बनाता है, H2Se बनाता है। टेलोरियम क्या बनाता है, H2Te बनाता है। जनरली बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, मोलर मास के प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मोलर मास के ऑर्डर में इनको हम लिखें तो सबसे कम मोलर मास H2O का, उससे ज़्यादा H2S का, उससे ज़्यादा H2Se का और उससे ज़्यादा H2Te का। तो बच्चों इस रूल के अकॉर्डिंग इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही हो जाना चाहिए, यानी कि यही ऑर्डर होना चाहिए। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट H2O का, इससे ज़्यादा H2S का, इससे ज़्यादा H2Se का, सबसे ज़्यादा H2Te का। बट यहाँ बच्चों ये H2O में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं अप्लाई होता है? क्योंकि H2O में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इस वजह से इसमें ऑर्डर चेंज हो जाता है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है H2O का, यानी कि अब सही जो करेक्ट ऑर्डर है वो H2O है। इन सब में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है H2O का। रीज़न क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आपको बता चुके हैं कि H2O के मोलिक्यूल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। तो सही ऑप्शन बच्चों ये होगा। ये काफ़ी बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। अब बच्चों आते हैं ग्रुप 17 में आते हैं। तो 17 ग्रुप में आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये सारे तत्व एलिमेंट ग्रुप 17 में। एस्टेटिन को छोड़ देंगे, वो रेडियो एक्टिव है। ये सब हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं। ये HF बनाता है, एसिड बनाते हैं, ये HCl बनाता है, ये HBr बनाता है और ये HI बनाता है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग इनके भी इनका भी मोलर मास के ऑर्डर में अगर हम इनको लिखें तो पहले नंबर आएगा HF का, फिर इसके बाद HCl का इससे ज़्यादा होगा, HBr का इससे ज़्यादा होगा और HI का सबसे ज़्यादा होगा, HI का सबसे ज़्यादा होगा। और यही इस रूल के अकॉर्डिंग इनके बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर होना चाहिए। बट आपने स्टार्टिंग में देखा था कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसके अणुओं के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये ऑर्डर यहाँ नहीं रहेगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनमें से सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा? सबसे कम HCl का, इससे ज़्यादा HBr का, इससे ज़्यादा HI का और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं जो काफ़ी बार पूछे गए हैं, इनको आप नोट कर लेंगे और ध्यान में रखेंगे। स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका। ठीक है बच्चों, आप सबसे लास्ट में देखते हैं हम वाटर को, आइस को। बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद लेक्चर को फिनिश करते हैं। हम ले रहे हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व। देखिए बच्चों, आपको पता है कि जल का घनत्व सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं। आपको यह भी पता है कि जल की जो ठोस अवस्था है वो है आइस, और आइस की जो डेंसिटी है, आइस का जो घनत्व है, आइस का जो घनत्व है, आइस का मतलब आइस की जो डेंसिटी है वो कम होती है किससे? वाटर के लिक्विड फॉर्म से, वाटर के लिक्विड फॉर्म से इसकी डेंसिटी कम होती है, यानी कि आइस की डेंसिटी कम होती है। ये वाटर के दोनों फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म है और ये लिक्विड फॉर्म है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब पानी में बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो ये डूबता नहीं है, बल्कि ऐसे तैरता रहता है, ऐसे तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर के लिक्विड फॉर्म से कम होती है, इस वजह से तैरता रहता है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा क्यों होता है? ये बच्चों इसका आंसर है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बच्चों पानी की जो ठोस अवस्था है आइस, इसमें पानी किस फॉर्म में रहता है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एडजस्ट रहते हैं, इसको समझते हैं। बच्चों आइस फॉर्म में, जो वाटर का आइस फॉर्म होता है, उसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं H2O, वो एक दूसरे से जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और एक पिंजड़े नुमा आकृति बनाते हैं जिसके बीच में छिद्र होता है। जरा इसको देखते हैं बच्चों बनाते कैसे हैं। ऐसे बच्चों ये सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं। आप देखते जाओ, देखते जाइए, आप भी बना लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वाटर के मॉलिक्यूल को इस तरह से बना रहा हूँ, वाटर के मॉलिक्यूल्स को इस फॉर्म में बना रहा हूँ। आप भी बना लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बना लेंगे। इस तरह से आप बनाते जाइए इनको और इनको कनेक्ट करिए, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से, या हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से। ऐसे आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपको पिंजड़े नुमा स्ट्रक्चर मिल जाएगी। कैसी स्ट्रक्चर मिल जाएगी? पिंजड़े नुमा स्ट्रक्चर मिल जाएगी। आप देख रहे हैं कि बीच में ये क्या है? ये छिद्र है, होल है। ये किस स्टेज में होता है? वाटर के आइस, जब वाटर आइस फॉर्म में चेंज होती है तो उसमें H2O मॉलिक्यूल इस तरह से एक दूसरे से जुड़ करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके पिंजड़े नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये किस फॉर्म में है? वाटर आइस फॉर्म। आइस फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इस तरह से रहती है। अब बच्चों होता क्या है कि जब इस फॉर्म को, ये तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर रहती है स्ट्रक्चर, ये इसको जब हीट किया जाता है, इसको बाहर से जब हीट दी जाती है, हीट देने पर क्या होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है, यानी कि जल के अणुओं का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। टूटने से क्या होता है? ये जल के अणु इन होलों में जाकर के मोशन गत करने लगते हैं। जल के अणु टूट करके कहाँ आ जाते हैं? ये जो छिद्र हैं, इन छिद्रों में आकर के गत करने लगते हैं, जिस वजह से जल के अणुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। डिस्टेंस कम होने का मतलब है कि इनका वॉल्यूम कम हो जाता है, इनका वॉल्यूम कम हो जाता है। और आपको पता है बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब बच्चों जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी रेसिप्रोकल होती है वॉल्यूम के, यानी कि जब वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर वॉल्यूम घटता है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल इन छिद्रों में एडजस्ट हो जाते हैं। कब? जब इसको हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं। ये बच्चों प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक रहती है? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऐसा रहता है। तब क्या होता है कि डेंसिटी हमारी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है। तो इसी वजह से ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता किया गया कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल की डेंसिटी, यानी कि जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अब बच्चों अगर कंटिन्यू इसको हीट करते जाएं तो 4 डिग्री सेल्सियस के जब ऊपर बढ़ेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस के जब ऊपर आते हैं तो जल के अणुओं को इतनी पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है जिससे आयतन में प्रसार होने लगता है, आयतन में प्रसार होने लगता है, यानी कि V का मान बढ़ने लगता है। और जब V का मान बढ़ता है, जब V का मान बढ़ता है तो D कम होती है, यानी कि इसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जल का घनत्व घटने लगता है, जल की वाटर की डेंसिटी कम होने लगती है। तो बच्चों आपको ये फैक्ट क्लियर हुआ होगा कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्यों इतनी ज़्यादा होती है और आइस स्टेट में इसकी डेंसिटी कम क्यों होती है। कम क्यों होने का मतलब है कि आइस स्टेट में ये केज नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, पिंजड़े नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो मैंने आपको बनाकर बताई
और इस पिंजड़ेनुमा स्ट्रक्चर में बीच में छिद्र होता है। जैसे ही इसको हीट देते हैं तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूट जाता है और वाटर के मॉलिक्यूल इसी स्पेस में आकर के मोशन करने लगते हैं, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। डिस्टेंस कम होने का मतलब है कि वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम होने का मतलब डेंसिटी बढ़ जाती है। और ये कब मैक्सिमम रहती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके आगे जब टेम्परेचर दिया जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है जिससे वॉल्यूम बढ़ने लगता है और डेंसिटी घटने लगती है। बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? इस स्ट्रक्चर से आप बताइए वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा। हम कोई एक वाटर का मॉलिक्यूल सपोज करो ये ले लें, ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? बच्चों काउंट करो, 1 2 3 4। कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो बच्चों अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर देख रहे हैं और उनको लेक्चर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल से आप जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कंटिन्यू आपको केमिस्ट्री के अपडेट मिलते रहें और आपका सब्जेक्ट इंप्रूव होता रहे। तो थैंक यू वेरी मच।